प्रिय मित्रों, मैं आज पनियर इंटरमीडिएट कॉलेज पनियर महाराजगंज के विद्यालय में मैं महेंद्रपाल हिंदी का एवं षष्ठी विषय का अध्यापक आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण से मैं कुछ टॉपिक जो है चुनिंदा टॉपिक को लिया हूं और विषय का भी जो है कि समावेशन है, जिसमें मैं विषय को लेकर के आज समास मेरा विषय होगा। समास जो मेरी टॉपिक है और इसी समास पे आज हम चर्चा करेंगे और समास के बारे में, उसके अर्थ एवं उसके अन्य प्रयोग के बारे में, मानव जीवन के और विद्यालय जीवन एवं कार्यालय जीवन में क्या इसका महत्व है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आज हम क्लास 10th के समास के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, समास का अर्थ देखेंगे, यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। अर्थात हम बड़े से बड़े वाक्य को, बड़े से बड़े शब्द को छोटा करके लिखते हैं। अर्थात बड़े वाक्य को या कई वाक्यों को लिखने की बजाय हम एक वाक्य में लिखते हैं, अर्थात उसको हम छोटा करके लिखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं समास। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूं, और जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि रचना को करने वाला, अर्थात रचनाकार। गीत को लिखने वाला, गीत को लिखने वाला, अर्थात गीतकार। मित्रों, हम देखें तो मैंने कहा कि समास का अर्थ या संस्कृत के दो शब्दों सम प्लस आस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण का मतलब ये है कि बड़े से बड़े वाक्य को छोटा कर देना। अर्थात बड़े वाक्य को जब हम छोटा कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, यानी उसको हम कहते हैं समास। या देखेंगे, जैसे मैंने लिखा कि रचना को करने वाला, इतने शब्दों को लिखने की बजाय मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, रचनाकार। इसको लिखना आसान होगा या इसको लिखने में आसानी होगी या इसको? तो मित्रों, मैं बता दूं कि इतना लिखने के बजाय बल्कि हम जो है इसको छोटा करके लिखते हैं, संक्षिप्त करके लिखते हैं। इसलिए हमें इतना लिखने से अच्छा है कि हम इसे छोटा करके लिखें। यह हमारे लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी माना जाता है। दूसरे उदाहरण में आए तो देखें कि गीत को लिखने वाला, यानी इतना लंबा वाक्य लिखने की बजाय हम इसको एक शब्द में लिखे, गीतकार। तो ये हमारा हो जाता है, यानी समास लिखने का तरीका कि हम बड़े वाक्य को क्या कर देते हैं, छोटे वाक्य के रूप में शब्द में लिखते हैं। अर्थात बड़े वाक्य को छोटे एक शब्द में लिखना, यानी कि एक शब्द में कह देना ही हमारा क्या हो जाता है, यानी कि यह समास कहलाता है। अब हम देखेंगे कि समास कितने प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है, तो मित्रों अब समास के बारे में हम देखेंगे। तो चल रहे हैं समास के बारे में, देख लीजिए समास के कुल कितने भेद होते हैं। इसको हम मिटा करके, इरेज करके चल रहे हैं अगले टॉपिक पे। देखेंगे कि कितना जो है कि इसका कौन कौन से समास हैं। समास कई हैं, लेकिन समास के प्रकार में देखेंगे कि कौन कौन से समास हैं। देखेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार में देखेंगे कई प्रकार का होता है।
इसको हम इस तरह से श्रेणीबद्ध करके क्रमवार देख लेंगे और बढ़िया रहेगा। जैसे पहला है अव्ययी अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अच्छा, दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा है आपका है बहुव्रीहि समास, यानी बहुव्रीहि समास। पांचवा है आपका है द्विगु समास, द्विगु समास। और छठवां है आपका है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। मित्रों, इन्हीं शिक्षाओं में से आपके परीक्षा में 3 पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन्हीं छवों में से समासों का जो राजा है, जो सभी समासों का राजा कहलाता है, जिसका नाम तत्पुरुष समास है। ये तत्पुरुष समास सभी परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके अलावा बहुव्रीहि समास है और इसके बाद द्विगु समास है, जो आपके सिलेबस पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। अब हम देखते हैं, पहला समास हम चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और अव्ययी भाव समास का प्रमुख उदाहरण कौन कौन सा है, अब उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अव्ययी समास का मतलब होता है, अव्यय का मतलब होता है यानी उपसर्ग, यानी जिस समास में उपसर्ग लगा हो, यानी जिस समास का पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, वह क्या कहलाता है, यानी वह आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्योंकि अव्यय का अर्थ ही होता है यानी उपसर्ग। अव्यय का अर्थ ही क्या होता है, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब यानी यानी मूल धातुओं के पूर्व जो शब्द लग जाते हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी उपसर्ग कहते हैं। अर्थात मूल धातु के पूर्व में लगने वाले धातु जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात अव्ययी भाव समास देखेंगे कि अव्ययी भाव समास का क्या मतलब है। तो इसका यही एक परिभाषा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो अर्थात उपसर्ग हो और दूसरा पद विशेष हो, तो वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखें तो यहाँ देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो अगर हम चर्चा करें तो देख लें कि लिखेंगे कि पहला है यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति। एक दो से बना है, एक दो से बना है, यानी यथा हमारा क्या है, उपसर्ग है, यानी यथा हमारा क्या है, उपसर्ग है। इसी को अव्यय भी कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, अव्यय भी कहेंगे, यानी अव्यय भी कहेंगे। दूसरा इसका क्या है, विशेष से है, दूसरा क्या है, विशेष से है। विशेष का मतलब यानी किसकी विशेषता बता रहा है, उपसर्ग की विशेषता बता रहा है। इसलिए यानी जहां पर यानी कि अव्ययी भाव समास हो उसका पहला पद उपसर्ग होता है, दूसरा विशेष से होता है, यानी यथा धन शक्ति बराबर यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। ये हमारा होता है अव्ययी भाव समास का पहला उदाहरण। दूसरे उदाहरण पे चलते हैं तो देखेंगे इसका दूसरा जो उदाहरण है वह होता है जगह की अभाव है, इसको मिटा दें, दूसरा लिख दें, यानी दूसरा लिखेंगे। दूसरा उदाहरण दे दिया है, हाथ प्लस हाथ, तो इसको
हाथ प्लस हाथ का मतलब हो गया बराबर हो जाएगा हाथों हाथ। क्या हो जाएगा? हाथों हाथ। इसमें आया हुआ पहला जो हाथ है यह आपका अव्यय है, यानी यह अव्यय है अर्थात इसी को उपसर्ग कहेंगे। और दूसरा क्या हमारा है? विशेष्य है। इसलिए यह समास हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक, तो अब हम सभी को इरेज कर दे रहे हैं मित्रों, क्योंकि जगह का अभाव है। अब हम फिर से जो है अव्ययी भाव समास के और भी उदाहरण प्रस्तुत करके आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, जो आप लोग देखेंगे। आराम से रिलैक्स होकर के पढ़िए, टॉपिक बहुत अच्छा है, सभी लोग ध्यान देंगे इस पे। फिर समास को एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर आपको दोबारा देखना नहीं है। बहुत ही आसान इजली तरीके से इसको समझेंगे। कैसे पकड़ेंगे वो आप लोग खुद जो है कि अभी बताएंगे, क्योंकि समास एक प्रकार का जो है विकारक शब्द है और देखेंगे कि कैसे होता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण जैसे जैसे अनुरूप। अनुरूप, अब इस वाक्य में पूछ दे कि अनुरूप में कौन सा यानी कि समास है, तो मित्रों यहां पे मैं बता दूं, इसको तोड़ करके इसको अलग कर देना है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको कहेंगे अनु। अनु हमारा क्या हो जाएगा? यानी इसी को हम कहेंगे, अनु को उपसर्ग भी कहेंगे और इसी को क्या कहेंगे दूसरे नाम से, यानी अव्यय भी कहेंगे। ठीक, दूसरा हमारा रूप क्या हो जाएगा? रूप हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसलिए देखेंगे कि जहां पर यानी कि इसको तोड़ देंगे, इसको विग्रह कर देंगे, तो हो जाएगा रूप के अनुसार। क्या हो जाएगा? रूप के अनुसार। अगर पूछ दें यथा धन शक्ति, यानी कि यथा शक्ति होगा, यथा धन अनुरूप यानी अनुरूप। फिर अगर पूछ दे कि यथा इच्छा, यथा इच्छा में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास की पहचान मैंने बताया है कि पहला जो पद होगा वह क्या होगा? उपसर्ग होगा, और दूसरा क्या आपका होगा? इच्छा जो हो जाएगा यह विशेष हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जिस समास का पहला पद यानी कि उपसर्ग जुड़ा हो तो वह हमारा क्या हो जाएगा? ठीक, अच्छा, वह हमारा क्या हो जाएगा कि आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है मित्रों कि आप लोगों को ये वाला उदाहरण समझ में आ गया होगा। फिर भी एक उदाहरण मैं और प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगर न समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे जो है कि इसको और जो है अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे जहां तक हो सके। जैसे कि मैं एक और लिख रहा हूं, उसको भी आप लोग देख लें। दिया है कि अनुसार, पूछ दिया अनुसार। अनुसार में कौन सा समास है, तो अनुसार में इसमें भी क्या जुड़ा है? पहला, यानी इसमें भी क्या जुड़ा है? यानी अनु जुड़ा है। अनु का मतलब होता है जो देखिए अनु जुड़ा है, ये अनु आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा यानी सार जुड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। ठीक, तो विशेष से हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे कि जहां कहीं भी ऐसे यानी उपसर्ग जुड़े हुए हों, ठीक है, वहां पे हमारा कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक, अब हम चलेंगे दूसरा समास, जो समासों का राजा है, जिसको कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पर हम लोग चलेंगे। तत्पुरुष समास पे हम देखेंगे दूसरा समास जो हमारा है महत्वपूर्ण समास, जिसको कहते हैं
सभी समासों में सबसे राजा समास, उसको हम लोग चलते हैं देखते हैं। दूसरा जो हमारा समास है इसका नाम है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यह सभी समासों का राजा है। इसका एक परिभाषा है, जिस समास का यानी दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो, ठीक है, और उस समास को हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो इसका उदाहरण देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें 3 चीज होती है तत्पुरुष समास में। पहला चीज इसकी विशेषता है कि इसमें विभक्ति, यानी विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे, अच्छा, विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा कि विभक्ति होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तीसरी बात है कि तत्पुरुष समास का यानी विभक्ति जो होता है लोप हो जाता है और विभक्ति का प्रयोग इसमें दिया गया होता है। तीसरी जो इसकी बात है तत्पुरुष समास की, वह यह है कि इस समास में यानी सभी यानी करण कारक चिन्हों का प्रयोग दिया गया होता है। जैसे अब हम चलते हैं उदाहरण पे, उदाहरण पे चलेंगे। तो जैसे मैंने देखा, इसको पहले चीज को देखा कि ये परिभाषा डिफिनेशन बताया कि इसका उत्तर पद जो है ज्यादा प्रधान है, क्योंकि इसका उत्तर पद से ही ज्यादा मायने रखता है। जैसे मैंने ये कहा कि कर्ता ने कर्म को, जैसे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब इसको हम क्या कहेंगे? यहां हम लिख रहे हैं गगन को चूमने वाला, इसको क्या कहेंगे? गगन चुंबी। क्या कहेंगे? गगन चुंबी। इसमें मैंने कहा है कि विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे इसमें विभक्ति आया है को, क्या आया है? को, इसी का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी गगन को चूमने वाला, यानी क्या हो जाएगा? गगन चुंबी। अर्थात यानी इसमें विभक्ति ऑलरेडी दिया गया होता है और जैसे ही इसको समास में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसमें जो आया हुआ को है, ठीक है, यह विभक्ति हमारी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। और गायब होने, इसमें पहचान का तरीका मैं बता दे रहा हूं कि जिस समास में कहीं विभक्ति दिखाई देने लगे, को दिखाई देने लगे, का दिखाई देने लगे, के लिए दिखाई देने लगे, से दिखाई देने लगे, वहां आप लोग जान जाएंगे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। जैसे एक बार और लिखा है, जैसे यज्ञ के लिए शाला, तो ये हमारा हो जाएगा यज्ञशाला। क्या हो जाएगा? यज्ञशाला। अच्छा, अगर हम कहें कि इसमें हमारी विभक्ति कहां है? के लिए। क्या हो जाएगा? के लिए। यहां पर मैंने लिखा कर से बहरा, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? कड़ बहरा, कड़ बहरा।
जैसे मैंने लिखा आप पर भी, यहां जो हमारी विभक्ति हो जाएंगी वह से हो जाएगी। जैसे मैंने एक और लिखा कि आप पर बीती, आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा, इसमें विभक्ति पर है। क्या है, विभक्ति पर है, यानी आप पर बीती यानी आप बीती, आप बीती। प्रस्तुत उदाहरण में हमने देखा कि सभी में विभक्ति विद्यमान है, जैसे को, के लिए, से, पर। ऐसे उदाहरण जहां पर मिले, जहां पर कहीं विभक्ति दिखाई देने लगे, वो हमारा कौन सा समास हो जाता है, यानी यह तत्पुरुष समास हो जाता है। इसलिए इसको हम समासों का राजा कहते हैं, क्योंकि यह जहां कहीं भी होता है यह स्पष्ट रूप से जो है कि ज्ञापित होता है, मालूम पड़ता है, जान पड़ता है। इसलिए यानी जिस समास का उत्तर पद क्या हो, यानी प्रधान हो, यानी पूर्व पद गौण दिखाई दे, तो वहां पे कौन सा हो जाता है, यानी तत्पुरुष समास हो जाता है। बस इसी आज के लिए बस इतना ही मित्रों, फिर कल अगले सेशन पे हम चर्चा करेंगे।